और यहाँ जो बटुक ब्रह्मचारी हैं वो जाते हैं और प्रतिदिन भिक्षा का कुछ न कुछ हिस्सा भोजन में। बटुक ब्रह्मचारी जी जो होते हैं ये जाते हैं और भिक्षाटन करते हैं। आपको पता है भारतीय संस्कृति में भिक्षाटन का महत्व आप समझते हैं? इसी महत्व के चीजों को अगर आप नहीं समझते हैं तो जा करके आप अपने पौराणिक जो सांस्कृतिक चीजें हैं उनको जानने की प्रयास कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय मिथिला। मैं हूं कृष्णा और इस वक्त मैं मौजूद हूं लगमा गांव में। इससे पहले कि हमारी ये पूरी एपिसोड आपको दिखने को मिले, मैं यहाँ के छात्रों से और जो अभिभावक हैं या गुरुजी कहिए, गुरुजी से पूरी चर्चाएं करूंगा। दूसरी बात, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और तीसरी बात कि अगर आपको ये सब कुछ रियलिस्टिक लगे, सही लगे, तो कृपया इस संस्थान को मदद कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय संस्कृति को विस्तार करने और जो हमारी पौराणिक सभ्यता है उसको आगे बढ़ाने के लिए यह करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत दिनों से यह संस्थान चल रही है, लेकिन इसका जो विस्तार होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बाधित रही है, कम रफ्तार में आगे बढ़ी है। तो चलिए हम बात करते हैं और ये सारी चीजें जानकारी पहले मैं गुरुजी से बात करूंगा, उसके बाद जाकर के छात्रों से भी बताऊंगा। वैसे संस्कृत का आज के समय में जो स्थिति है वो आपको पता है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो भारत सरकार हो, कहीं ना कहीं संस्कृत का जो दिशा है वो उसको जो नकारात्मक कह सकते हैं, नकारात्मक दिशा में चला जा चुका है। और इन सभी चीजों को बृहद पैमाने तक पहुंचाने के लिए, विस्तार करने के लिए लगमा गांव में जो कुछ हो रहा है उसको आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए द कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने इस सारी चीजों को कवर करने की कोशिश किया है। आइए हम बात करते हैं गुरुजी से। गुरुजी प्रणाम, और आपको अनंत कोटि कोटि शुभकामनाएं भी देता हूं और आग्रह करता हूं कि आप हमें ये जो सारी प्रणाली है इन चीजों को आप हमें अपने शब्दों से समझाएं। यह जगदीश नारायण ब्रह्मचर्याश्रम परिसर है। इस परिसर के अंतर्गत दो संस्थाएं अभी चल रही हैं, जिसमें आदर्श महाविद्यालय है और संस्कृत विद्यालय भी है। दोनों की संबद्धता केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली जनकपुरी में स्थित है उससे है, और जो पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हुआ करती थी वहाँ से इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो डिग्री की प्रक्रिया है वो संचालित होती है। और जगदीश नारायण ब्रह्मचर्याश्रम जहाँ पर ये बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसमें आश्रम व्यवस्था है और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत इन बच्चों का जो है पूरी तरह से शिक्षा दीक्षा हो रही है। कुछ बच्चे महाविद्यालय में आते हैं और महाविद्यालयीय जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें आश्रम की दिनचर्या और महाविद्यालय की दिनचर्या में उतनी भिन्नता नहीं है। हमने ये किया है कि दोनों में समानता हो और जो बच्चे इस परिसर के अंदर में रहें वो आश्रम की व्यवस्था का, आश्रम की दिनचर्या का पालन करें, और ये सब कर रहे हैं अभी। मैं आपको बता दूं कि संस्कृत का जो यह महाविद्यालय जहाँ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपने जो कुछ सुना, यहाँ के जितने छोटे बच्चे हैं, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज के समय में जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जिनको इस चीज का गौरव है कि वो अंग्रेजी माध्यम से या फिर वो टेक्निकल माध्यम से वो बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि ये जो छोटे बच्चे हैं, अगर आपसे अगर एक भी बच्चे का भिड़ंत हुआ तो इतना तय रखिए कि कहीं ना कहीं आपकी हार होगी। ये जितने छोटे बच्चे हैं इनमें सबसे पहली चीज जो संस्कार एक कहते हैं, जो मौलिक हमारे जीवन का हिस्सा होता है, इनका एक भिन्न प्रकार है। और दूसरी बात कि इन सभी को जो शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं पूर्ण समर्पित आदरणीय गुरुजी रुपेश झा, श्री रुपेश झा जी के सानिध्य में ये सब कुछ चल रहा है। और ये जो आश्रम व्यवस्था है यह महाविद्यालय के द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है, इन सभी चीजों को भी हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले छोटे छोटे बच्चे से थोड़ा सा हम परिचय करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? कुंदन कुमार झा। कुंदन कुमार झा। गांव कहाँ हुआ? कोरथू। कब आए आप यहाँ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, आप कितने क्लास में, कितने वर्ग में पढ़ते हैं? नाम नहीं लिखा है जी? नाम नहीं लिखा है। अच्छा, अभी इनका नामांकन नहीं हुआ। अच्छा। और ये आपका नाम क्या है? शुभम कुमार झा। अच्छा, आप कितने वर्ग में पढ़ते हैं? 8 में। अच्छा, इन सभी को संस्कृत के साथ साथ
अंग्रेजी के भी ज्ञान दिए जाते हैं। क्योंकि आज के समय में आपको केवल अगर आप ये समझेंगे कि पुरानी व्यवस्थाएं को ही आप कैरी करें तो कहीं ना कहीं आप जो करंट वर्ल्ड है उसमें भी पीछे रह जाएंगे। गुरुजी, आप हमें यह बताइए कि आप कितने समय से यहाँ पर शिक्षा दान दे रहे हैं? मुझे यहाँ 3 साल आए हुआ है। जुलाई 2019 में मैं एडहॉक में अतिथि व्याख्याता के रूप में व्याकरण के पद पर आया, और तब से मैं चूँकि यहाँ का छात्र भी रहा हूँ, तो मैंने जिस समय 2005 में यहाँ मैं आया और उसके बाद जो यहाँ की व्यवस्था देखी और जो कमियाँ मुझे लगी उस पर मैंने काम किया। और हमें लगता है जब मैं आया था तब 25 से 30 छात्र यहाँ पर रह रहे थे और आज 150 के आसपास छात्र हैं। ये एक अपने आप में जो उपलब्धि है हमारे लिए। और मैंने एक थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पर व्यवस्था की, जिसमें पहले क्या होता था कि पढ़ाई लिखाई होती थी, लोग आते थे, नामांकन करवाते थे, सब कुछ चलता था, लेकिन हमने इसको फेसबुक लाइव के माध्यम से, अपने जो रूपेश कुमार झा के नाम से मेरा अपना फेसबुक अकाउंट है, उसी के माध्यम से हमने लाइव देना शुरू किया। और उसके बाद से हमने देखा कि बहुत बदलाव लोगों की मानसिकता में, और जो प्रचार होना चाहिए था, जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए समाज तक, वो जो है आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है उस हिसाब से अच्छा हुआ और बड़ा सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। बहुत सारे बच्चे अभी नए हैं, वो उस तरह से जवाब नहीं, जैसे इसने कहा कि 8वीं में मैं पढ़ता हूँ तो उसको यहाँ पर प्रथमा बोला जाता है। हाँ, प्रथमा तृतीय वर्ष हुआ, 6ठी क्लास से यहाँ पर पढ़ाई है। प्रथमा प्रथम वर्ष, प्रथमा द्वितीय वर्ष, प्रथमा तृतीय वर्ष, पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष को 9वां बोलते हैं, और फिर 10वीं में पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष। इसी तरह से प्राक शास्त्री और उत्तर मध्यमा। प्राक शास्त्री मतलब मैट्रिकुलेशन? नहीं, प्राक शास्त्री का अर्थ हुआ इंटर। अच्छा। और इंटर में 2 साल तो प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष, प्राक शास्त्री द्वितीय वर्ष। उसी को विद्यालय में यहीं पर 2 डिग्री है। प्राक शास्त्री करने के लिए महाविद्यालय में नामांकन किया जाता है, और उसी का दूसरा नाम उत्तर मध्यमा, मध्यमा के बाद तो विद्यालय से वो डिग्री मिलती है। और इस तरह से यहाँ पर जो है सभी बच्चे अध्ययन करते हैं। आचार्य तक की पढ़ाई इसी कैंपस में होती है। जो विद्यालय है वो 10+2 है, बहुत पहले से। और अच्छा, जो 10+2 है ये संस्कृत के ही 10+2? 10+2 यानी 12वीं कहिए तो 12वीं यानी उत्तर मध्यमा है। अच्छा। यहाँ विद्यालय के लिए उत्तर मध्यमा उस डिग्री का नाम है, वो इंटर लेवल की डिग्री है, और सब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। जो अभी वर्तमान है, पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जनकपुरी नई दिल्ली हुआ करती थी, इसकी शाखा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि इसका स्थापना जो है ये कितने वर्ष में हुए थे और किन्होंने किया था? इसके जो संस्थापक हैं उन्हीं के नाम पर इस संस्था का नाम है, जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी। उन्होंने ही संस्था की स्थापना की। 1964 में ये संस्था स्थापित है, और तब से ये निर्बाध गति से यहाँ पर अनेकों छात्र जो हैं, जिस समय में कुछ नहीं हुआ करता था, कोई सोशल मीडिया का ज़माना नहीं हुआ करता था, उस समय से लेकर के अब तक जिस परंपरा को उन्होंने आरंभ किया, भिक्षाटन की परंपरा, गांव-गांव अभी भी बच्चे जाते हैं। जो यहाँ की भोजन व्यवस्था है, आपने मकान देखा, जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो भिक्षाटन है। ठीक, उसको हम गांव जब जाते हैं, दूसरे गांव गुरुजी जाते हैं, जो हमारे ब्रह्मचारी जी अभी नहीं है, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर हैं, तो उनके साथ 5-6 बच्चे जाते हैं और उसको चंदा बोला जाता है। और जब हम यहाँ आसपास के गांवों में घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो जो ब्राह्मणों के लिए उपनयन संस्कार में भिक्षा की बात, भवति भिक्षाम देहि, ये माँ से प्रथम भिक्षा लिया जाता है। और यहाँ पर ब्रह्मचर्याश्रम में वही संस्कार, उसी संस्कार को, जो प्राचीन संस्कार है, उसी को बढ़ावा मिलता है। और यहाँ जो बटुक ब्रह्मचारी हैं वो जाते हैं और प्रतिदिन भिक्षा का कुछ न कुछ हिस्सा भोजन में। बटुक ब्रह्मचारी जी जो होते हैं ये जाते हैं और भिक्षाटन करते हैं। आपको पता है भारतीय संस्कृति में भिक्षाटन का महत्व आप समझते हैं? इसी महत्व के चीजों को अगर आप नहीं समझते हैं तो जा करके आप अपने पौराणिक जो सांस्कृतिक चीजें हैं उनको जानने की प्रयास कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि भारत में ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जिनका कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं हुआ करता था, न कोई बहुत बड़ी गाड़ी हुआ करता था। कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपने मानसिक विकास है उन चीजों से ब्रह्मांड के एक अलग शक्तियों की पहचान किए, और वो सारी चीजें जो पहले हुआ करता था उसी चीजों को साइंस ने रिसर्च करके
आज जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित थी और पहले से ही वो रिसर्च कर दी गई थी भारतीय संस्कृति के द्वारा। लेकिन जो वैज्ञानिक है वो कुछ ऐसी चीजें उसी में अनूठा कर देते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, और उन चीजों को हमारे भारत भी अब जो है सो उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, जबकि उन्हें अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए, अपने संस्कृत भाषा को पहचाननी चाहिए। हमारे सरकार के द्वारा संस्कृत को पूर्ण रूप से लागू कर दी जानी चाहिए, चूंकि ये चीजें हमारे जीवन का हिस्सा है। आइए हम चूंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्र को धूप लग रही है तो हम चाहेंगे कि अंदर ही चलें और यहाँ के जो मुख्य छात्र हैं मैं उनसे भी बात करने की चेष्टा करूंगा। आपका नाम क्या हुआ? दिलखुश झा। अच्छा, आप यहाँ पर फिलहाल में आपका कौन सी पढ़ाई चल रही है? साहित्य की। साहित्य की। अच्छा, हाँ, कितने कक्षा में हैं? शास्त्री प्रथम वर्ष। अच्छा, ठीक। आप यहाँ पर कब ज्वाइन किए हैं? 2019 में। 2019 में। अच्छा, और आप? 2020 में। आपका यहाँ पर क्या भूमिका होता है? मैं अपनी भूमिका यहाँ पे देखूँ तो मान लीजिए जो पौराणिक परंपरा चली आ रही है यहाँ पे, मेरा उसमें योगदान रहा है। मैंने भी उस परंपरा को अपनाया, जो उनसे लाभ प्राप्त होती है वो मैंने भी लाभ प्राप्त किया। आप बताइए, आपका तो मैं बहुत देर से संध्या वंदना में आपको मैं देख रहा था, आप जितने भी छात्र हैं उनको लीड कर रहे थे, तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? आशीष कुमार झा। आशीष जी, आपका गांव कहाँ है? विष्णुपुर गाराटोल। विष्णुपुर गाराटोल। अच्छा, ओके। आप मुझे ये बताइए कि आप कब से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? 2017 से। आप छात्र हैं या शिक्षक के रूप में हैं? छात्र हूँ। अच्छा, आप छात्र हैं। कितने वर्ग में हैं आप? अभी मैं प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष में हूँ। अच्छा, आपका क्या भूमिका होता है यहाँ पर? यहाँ पर मैं एक छात्र के तौर पे रहता हूँ और यहाँ पे कभी जो यहाँ नृत्य कर्म में जो संध्या वंदन प्रातः स्मरण आदि होते हैं वो सब मैं उसी का मतलब मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज जानना है, या तो आप मुझे बता दीजिए या आपके छात्र से मैं पूछूंगा कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर क्या कैसा चीजें होती है? देखिए, हम लोग जब नींद खुलती है, चाहे मेरी नींद खुले या फिर कोई छात्र ऐसे हैं जो पहले जग जाते हैं, तो उनका कार्य होता है कि बाकी सारे बच्चों को जगाना। उसके बाद जैसे ही सारे लोग जग जाते हैं, मुंह वगैरह धो करके, कुल्ला वगैरह करके, और फिर प्रातः स्मरण होता है। जो प्रातः स्मरण की प्रक्रिया हमें लगता है जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी जब आए थे उसी समय से वो आरंभ है। और एक कृष्णकांत झा की पुस्तक जो इसी ब्रह्मचर्याश्रम पर आधारित है, यहाँ की व्यवस्था पर आधारित है, जो उस समय की व्यवस्था थी उसको आधारित करके उन्होंने, यहाँ के छात्र रहे हैं वो, अभी सरसव पाही में वो प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने लिखा वेद वाटिका नाम से है। उसमें इस ब्रह्मचर्याश्रम का पूरा विस्तृत विवरण मिल जाता है और उसी में ये प्रातः स्मरण, यहाँ का संध्या वंदन, आरती, हवन क्या सब होता है वो सब कुछ दिया हुआ है। और उसी को आधार मान करके यहाँ की जो अभी दिनचर्या है वो संचालित होती है। खास करके जो सांस्कृतिक यहाँ की विशेषता है वो प्रातः स्मरण होता है। प्रातः स्मरण के बाद मेरा जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने सोचा कि कुछ देर स्वाध्याय जो है बच्चों को मैं स्वयं अध्ययन करवाने के लिए, या फिर बच्चे स्वाध्याय करते हैं, फिर उसके बाद अपने दिनचर्या में जाते हैं, स्नान वगैरह करके फिर संध्या वंदन के लिए बैठते हैं। आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन आमतौर पर जो है 6 बजे के आसपास ये लोग संध्या वंदन के लिए बैठ जाते हैं। मेरा बराबर लाइव जो है संध्या वंदन प्रातः काल का भी और सायंकाल का भी मैं फेसबुक से देता हूँ। तो संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन के बाद आरती होगी, आरती के बाद। अच्छा, आप अपना एक बार मुझे बता दीजिए कि आपका जो फेसबुक लाइव होता है वो कौन से पेज पर या अकाउंट है, जो भी है आप डिटेल बताइए। अभी मेरा अपना ही अकाउंट वो है जो ब्रह्मचर्याश्रम, क्या नाम से है? रूपेश कुमार झा के नाम से। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी से मैं एक जरूर आग्रह करूंगा कि अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, नहीं मदद कर सकते हैं कुछ भी, तो कम से कम ऐसे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से चीजों को प्रसार करने में मदद कीजिए। और ऐसा आप कर सकते हैं, आपके पास फोन है, आपके शेयर बटन है जहां से आपको एक भी पैसे नहीं लगते हैं। आप शेयर बटन दबा करके चीजों को लोगों तक जागृत कर सकते हैं, क्योंकि ये अति आवश्यक है हम सभी के बीच में। हाँ, तो आगे क्या कह रहे थे आप? देखिए, उसके माध्यम से जो मैंने बदलाव यहाँ पर लाया, मैं जब पहली बार आया था, पहले तो मैं छात्र के तौर पर यहाँ पर रहा तो बहुत सारी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा। खास तौर पर यहाँ पर जो अभाव दिखा हमको, संस्कृत के शिक्षकों में जो सबसे बड़ी कमी, खास तौर पर मिथिलांचल में जो संस्कृत विद्या का ह्रास हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है संस्कृत के शिक्षकों की संस्कृत विद्या के दान के प्रति उदासीनता। और वो बहुत बड़ी चीज़ है
जिसका मैंने अभाव देखा। खास करके मैं जिस गुरुजी का नाम लेना चाहता हूँ, जो जिनसे मैंने पढ़ा है, डॉक्टर बिकाऊ झा गुरुजी। बड़ी मैं जब ट्रेन में सफ़र करता था उनके साथ, तो भी वो बैठ करके पढ़ाते थे। उनकी अवस्था 60 की है अभी भी, और आज से लगभग 7 साल 8 साल पहले जब वो ट्रेन में मैं जाता था, तब भी ऐसा नहीं होता था कि बस यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे ही चले जाएंगे। ऊपर में बैठ जाते थे लोकल ट्रेन में, और ऊपर में बैठ करके मुझको तर्क संग्रह, सिद्धांत कौमुदी, ऐसे बहुत सारी पुस्तकों को उन्होंने पढ़ाया। रास्ते में जब हम लोग जाते थे उनके साथ, वो ट्रेन पकड़ने के लिए जाते, हम लोग सब्जी खरीदने तो भी पढ़ाते थे। तो वो एक ललक होती है पढ़ाने के प्रति। उन्होंने मुझे कहा, मैं समझता नहीं था संस्कृत को, शास्त्री तक मैंने कुछ नहीं समझा। जब मैं आचार्य में गया, उनकी जो शैली थी पढ़ाने की, वो कहते थे कि देखो रुपेश जी, देखिए आप अभी समझे नहीं होंगे मैंने जो आपको पढ़ाया। इसमें हो सकता है कि आपने ठीक से सुना नहीं होगा, या मैंने ठीक से कहा नहीं होगा। मेरी मानसिकता हो सकती है कि इस समय उतनी अच्छी ना रही हो, जिसके कारण विषय वस्तु का प्रतिपादन ठीक से ना हो सका। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न दोबारा मुझसे पूछिएगा, यह आपका काम है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। हो सकता है दूसरी बार जब मैं कहूँ तो मेरी मानसिकता अच्छी हो, या आप सुनने में पूरा दिल से सुने और तब आप समझ जाएं। तो जब मैंने उनकी बात सुनी, उससे पहले लोगों को यहाँ सुनता था, इसी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता, बड़ी उदासीनता थी शिक्षा के प्रति। लोग वेदाभ्यास करते थे, उसके बाद लगता था कि यही सब कुछ है। वेदध्वनि होती थी, लोगों को लगता था पढ़ाई यही है, इसके अतिरिक्त पढ़ाई कुछ नहीं है। लेकिन बहुत अत्यधिक जो दिल से होना चाहिए, बच्चों की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मैं सोया रह जाता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ने के लिए ना जाऊँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये बड़ी उदासीनता। आज हमारे बच्चे जो हैं स्वयं पुस्तक लेकर के पढ़ते हैं। एक जिसको मैं कई बार फेसबुक लाइव के माध्यम से मैंने दिखाया भी है कि मैं वहाँ पर नहीं रहता हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब एक बार नहीं, अब हो सकता है कि मैंने उनको कह दिया कि जाओ पढ़ो, मैं वीडियो बनाऊंगा। ये भी हो सकता है, संभव है। आज कुछ भी बनावटी हम दिखा सकते हैं। वैसे भी करने वाले लोग कहाँ हैं? मैं तो कहता हूँ कि ऐसे भी लोग, अगर संस्कृत को ऐसे भी लोग मिल जाए जो दिखावटी के लिए भी अगर वो करें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो देश है, इसके अंतर्गत जो संस्कृत की विषय वस्तु है, वो लोगों तक, जनहित तक पहुंच पाएगा। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होता है सर। बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है आज भी। हमने कई सारी नए नए प्रयोग किए, लोगों से जुड़ा, उनसे मदद मांगी। जो उपनयन के लिए आते हैं, बड़े कर्मकांड का यहाँ पर जो है जो है वो जाएंगे दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए, या कहीं पर वेद पाठ इत्यादि के लिए यहाँ से जाते हैं। तो मैंने उसके माध्यम से जो लोग आते हैं और उनको अगर लगा कि ये थोड़ा सा समृद्ध हैं, ठीक, उनकी भावना है, तो उनसे मैं कहता हूँ कि आप 100 कलम दे दीजिए, 100 कॉपी मांगता हूँ। मैं रुपया नहीं मांगता। मैंने सोशल मीडिया पर भी आह्वान किया कि आप लोग पुस्तक दीजिए, ठीक, इनके लिए धोती दीजिए, इनके लिए गमछा दीजिए, इनके लिए बाकी वस्त्र चाहिए, जो भी ज़रूरत की चीज़ें। मैं अकेला नहीं, मेरे अपने सैलरी, मेरा 38,000 अभी मिलता है हमको महाविद्यालय में। तो अपने घर पर जो 10-15 हज़ार रुपया मुझे देना होता है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, बाकी माता पिताजी के साथ वो लोग सब रह रहे हैं, दरभंगा में घर है। उनको जो ज़रूरत है उसके अतिरिक्त मेरा सारा पैसा मैंने जब से यहाँ पर आया तब से बदलाव के लिए यहाँ पर लगाया है, और वो मुझे दिखने को मिलता है। आज अगर ये सारे छात्र संतुष्ट हैं, आप कहीं न कहीं अकेले में बात करिएगा और आपको लगेगा कि नहीं, इस व्यक्ति का कुछ न कुछ किया हुआ है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे शिक्षक आपको बहुत कम मिलेंगे जो अपने सैलरी में से अपने ही महाविद्यालय में खर्च करें। और ये सबसे बड़ी सौभाग्य इनकी ये रही कि इसी महाविद्यालय में इन्होंने शिक्षा अर्जित किया और यहीं पर शिक्षा दान भी कर रहे हैं। और जितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं, ये बात मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर से ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, वो अभी कुछ नए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पुराने हैं। बाकी हमारी कोशिश है कि हम सारी चीज़ों को एक बारी कवर करें।